नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज बात करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में, यानी सारणिक। क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा, मैट्रिक्स पढ़ा क्या होती है, कंटिन्यूटी 2 चैप्टर किए आपने। और आज बात करेंगे डिटर्मिनेंट यानी सारणिक के बारे में कि सारणिक क्या होती है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके अंदर क्रेमर रूल होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सारणिक होती है यानी डिटर्मिनेंट होता है वो कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें तो मैं अगर 2 × 2 के लिए बात कर रहा हूँ, सबसे पहले जब आपको डिटर्मिनेंट निकालना हो, 2 × 2 के लिए निकालना हो तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो 2 × 2 के लिए निकालना हो तो a1 a2 b1 b2 इस टाइप से। अगर आपको a दिया हुआ है, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसको अपने लिख सकते हैं a का डिटर्मिनेंट का ये साइन होता है और इसकी डायरेक्ट अपने वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे वो क्या वैल्यू आएगी, तो आप a1 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे पहले, फिर करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई, तो a1 b2 माइनस में b1 a2। तो इस टाइप से इसका हल निकाला जाता है जब 2 × 2 की मैट्रिक्स हो। जब 2 × 2 का डिटर्मिनेंट को सोल्व करना हो तो आपको इस टाइप से इसको हल किया जाता है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। अगर मैं 3 × 3 की बात करूं, सेकंड नंबर पे मैं अगर समझूं, मेरे पास कोई एक डिटर्मिनेंट दिया गया है यानी सारणिक है, सारणिक को हल किया जाता है। तो मैंने मान लो a1 लिखा, a2 लिखा और a3 लिखा, b1 लिखा, b2 लिखा, b3 लिखा, c1 लिखा, c2 लिखा, c3। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है आपको। तो डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो a का सारणिक बोल सकते हैं इसको, या डिटर्मिनेंट बोल दो। तो सारणिक, इसकी जो वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, a1 को सबसे पहले या तो इस पंक्ति को सोल्व कर दो या इस स्तंभ को सोल्व कर दो। मैं इस पंक्ति को सोल्व करता हूँ, आपको डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का मेथड बता रहा हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले a1 को छोड़ोगे, a1 को छोड़ने का मतलब ये है कि इस पंक्ति को छोड़ दो और इस स्तंभ को छोड़ दो, बाकी जो मैट्रिक्स बची हुई है उसको लिखेंगे। यानी ये मैट्रिक्स बचेगी तो इसको डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, यानी b2 और c2 b3 और c3 इसको सोल्व कर देंगे। क्योंकि 2 × 2 की तो आप निकाल सकते हो, सोल्व कर सकते हो, तो 2 × 2 की ये बन जाएगी। अब बात करते हैं माइनस में अगर पहली संख्या पॉजिटिव ली जाती है, दूसरी नेगेटिव ली जाती है, तीसरी पॉजिटिव ली जाती है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो दूसरी आपने नेगेटिव ली तो अब दूसरे में छोड़ोगे b1 छोड़ दोगे। अब जो डिटर्मिनेंट होगा आपके पास वो क्या आएगा, ये तो पंक्ति है, ये छोड़ देंगे, ये स्तंभ छोड़ देंगे। जो वेरिएबल बचेगा आपके पास, ये पंक्ति छोड़नी है, ये स्तंभ छोड़नी है, तो a2 c2 बचा, a2 c2 बचा और यहाँ a3 c3 बचा। तो इनको सोल्व कर देंगे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार ये भी ऐसे हो जाएगा मल्टीप्लाई और ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस बात करते हैं c1 को प्लस लेंगे तो c1, अब इसका जो डिटर्मिनेंट सोल्व किया जाता है उसको देखते हैं। तो ये पंक्ति छोड़ देंगे, ये स्तंभ छोड़ देंगे, ये बचेगा आपके पास। तो a2 b2 a3 b3। अब इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद में आपके पास क्या आ जाएगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, देखते हैं, a1 तो बाहर आएगा, इनटू में b2 c3 माइनस b3 c2, फिर माइनस का b1 c3 a2 माइनस का a3 c2, फिर प्लस का c1 a2 b3 माइनस का b2 a3। इस टाइप से आपने क्या निकाल दिया, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दी। यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी आपको डिटर्मिनेंट दिया जाएगा उसको सोल्व करने का मेथड होता है। अब इसके अंदर एक दूसरी बात ये भी होती है कि अगर मैं यहाँ प्लस ले लूं, अगर मैं यहाँ प्लस लूं तो यहाँ प्लस भी ले सकते हो, आप माइनस भी ले सकते हो। अगर माइनस लेंगे तो इस टाइप से लिखा जाएगा,
अगर मैं इसको प्लस ले लूंगा तो पहले आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उल्टा। पहले तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब यहाँ प्लस लोगे तो ऐसे उल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो A3C2 हो जाएगा। यानी A3C2 पहले आएगा और C3A2 ये बाद में आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। और वैसे भी देखें, अगर माइनस इसको सोल्व करोगे तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये माइनस लो या प्लस लो, उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हल करने में फर्क है कि इसको कैसे हल किया जाएगा। माइनस है तो इस टाइप से हल करोगे, अगर यहाँ प्लस लेंगे तो इसको उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले ऐसे कर रहे थे, अब ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, पहले ये लिखेंगे बाद में ये लिखेंगे और उसको सोल्व कर देंगे। वो क्वेश्चन में मैं बताऊंगा आपको। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। यानी ए का ये मैट्रिक्स दी हुई है आपको, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसकी आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। मान लो ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इसका जो डिटरमिनेंट निकालोगे आप, तो 6 4 2 4 0 7 5 3 4 इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे अपने। तो सबसे पहले इसको कैसे हल किया जाता है, 6 को बाहर रखेंगे अपने, 6 को बाहर रखेंगे तो ये स्तंभ छोड़ देंगे, ये पंक्ति छोड़ देंगे, आपके पास ये बचेगा 0 7 3 4। फिर अगर मैं माइनस लेता हूं यहाँ पे या प्लस लेता हूं, पहले मैं माइनस लेके बता रहा हूं कि माइनस मैंने यहाँ माइनस लिया, अब मैं इस 4 को छोड़ूंगा तो अब मेरे पास ये स्तंभ छूट जाएगा और ये पंक्ति छोड़ देंगे। अब बचेगी जो मैट्रिक्स है आपके पास 4 7 5 और 4, ये डिटरमिनेंट बचेगा। अब प्लस मैं 2 को छोड़ दूंगा और बात करेंगे, अब जो डिटरमिनेंट बचेगा इसको छोड़ देंगे, ये पंक्ति छोड़ देंगे, ये स्तंभ छोड़ देंगे, तो 4 0 5 और 3 बचेगा। अब इसको हल करना होता है, हल कैसे करते हैं इसको, उसके बारे में देखते हैं कि 6 तो ये इनटू के अंदर पड़ा है आपके पास। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, फिर माइनस होता है अपनी तरफ से लगाते हैं और 21, ये 7 या 21 हो जाएगा, इस टाइप से लिखा। अब ये -4 है, फिर 4 चौके ये हो गया 16 और माइनस के हो गए 35, फिर +2 4 से 12, माइनस में 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा ये आपके पास। तो इस टाइप से आपने देखा कि इस वैल्यू को हल किया आपने। अब इसको हल करते हैं अपने, तो ये जो होगा तो ये हो जाएगा -126, इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस का जाएगा मेरे पास, ये माइनस का बचेगा 19 और ये माइनस माइनस उसको प्लस कर देगा तो ये आ जाएगी प्लस की वैल्यू 76 और ये जो हो गया वो हो जाएगा प्लस का 24। तो ये बचेगा आपके पास, ये 100 या 100 में जाएगा माइनस के 26। जो इस डिटरमिनेंट का जो ये आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ था उसको आपने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो -26 आएगी। तो ऐसा डिटरमिनेंट कोई भी आपको दे दिया जाए, उसकी वैल्यू निकालनी हो तो वो इस टाइप से वैल्यू निकलेगी। अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव ले लूं, मान लेते मैं अगर इसको पॉजिटिव से करके दिखाऊं आपको तो कैसे हल होगा ये। अगर इसी क्वेश्चन को मैं अगर सेकंड नंबर पॉजिटिव ले लूं और उसको हल करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं। अब अगर देखूं मैं ए का अगर डिटरमिनेंट ले मैं, तो अगर मैं 6 को छोड़ू तो ये तो पहली तो वेरिएबल सेम आ जाएगा 0 7 3 4। दूसरा अगर मैं यहाँ प्लस ले लूं तो और मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो सेम रहेगी, ये डिटरमिनेंट मेरे पास सेम रहेगा। अब बात करता हूं मैं 6, ये तो वैल्यू सेम रहेगी मेरे पास, 0 माइनस में 21, फिर प्लस का 4 है। अब मेरे को मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करना, अब मेरे को पहले मल्टीप्लाई ऐसे करना है, तो 35 माइनस में कितने हो जाएंगे 16, फिर प्लस में 2, ये हो जाएगा 12 माइनस 0, तो वैल्यू तो सेम आने वाली है, माइनस के 126 प्लस में 19 हो जाएगा, 19 चौक 76 और ये 24, तो भी वैल्यू कितनी आ रही है -26। चाहे इसको आप प्लस लेके करो चाहे इसको आप माइनस लेके करो,
तो दोनों ही बेस्ट है आपके लिए। चाहे प्लस लेके करो, प्लस में आपको उल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसमें आपको जैसे यहाँ करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि माइनस जब अंदर जाएगा तो वो प्लस कर देगा, बात एक ही है। तो इस टाइप से आपने देखा कि सारणी को कैसे हल करते हैं, यानी डिटरमिनेंट को कैसे हल किया जाता है। अब बात करेंगे उप सारणी के बारे में, यानी माइनर के बारे में। माइनर के बारे में बात करें यानी उप सारणी। अब आपके पास कोई वैल्यू दे रखी है, आपको ए मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट दे रखा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर मैं बोलूं कि मेरे को A1 का उप सारणिक बताइए, A1 की उप सारणिक बताइए, तो A1 की जो उप सारणिक होगी वो क्या होगी, कैसे निकालेंगे उप सारणिक को वो बता रहा हूं। A1 की जो उप सारणिक होगी, तो जिसकी उप सारणिक निकालनी होती है उसका स्तंभ छोड़ देते हैं, उसकी पंक्ति छोड़ देते हैं, जो बाकी बचेगा उसको लिखते हैं। तो बाकी बचा ये, तो इसको लिखा उप सारणिक के अंदर B2 C2 B3 C3, इस टाइप से लिखते हैं इसको। अगर मैंने पूछ लिया आपसे कि भाई बताओ C2 की बताओ, C2 की उप सारणिक बताओ, तो उप सारणिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उप सारणिक निकालने के लिए उसका स्तंभ छोड़ दीजिए और उसकी पंक्ति छोड़ दीजिए। C2 की निकालना है तो इसकी पंक्ति ये छोड़ देंगे और ये स्तंभ छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। बाकी जो मैट्रिक्स बचेगी, एक तो ये एलिमेंट बचेगा, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा। तो A1 B1 A3 और B3 ये बचेगा। इस टाइप से प्रत्येक एलिमेंट की क्या निकाल सकते हो आप, उप सारणिक निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, क्वेश्चन में आपको दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो बताना है 4 की उप सारणिक क्या होगी, एक तो फाइंड करना है आपको 4 की उप सारणिक। 4 की उप सारणिक अगर पूछे इसके अंदर, तो ये स्तंभ छोड़ देंगे, ये पंक्ति छोड़ देंगे, जो सारणिक आएगी आपके पास वो आएगी 4 7 5 4, इस टाइप से आएगी। यानी 4 की उप सारणिक आप इस टाइप से बना दोगे। अब बात करते हैं अपने उप सारणिक के बारे में, बात आती है कोफैक्टर की। कोफैक्टर की बात आती है, इससे लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि आपके पास ए इनवर्स फाइंड किया था मैट्रिक्स का आपने, वो था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटरमिनेंट। ये जो डिटरमिनेंट है ये इस टाइप से आपको मैंने बता दिया डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, और एडजॉइंट अपने हमने सीख लिया था किसमें, मैट्रिक्स के अंदर कैसे निकाला जाता है। लेकिन एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालना है आपको, तो उसके लिए आपको पंक्ति देखनी पड़ती है और उसका स्तंभ देखना पड़ता है। जैसे मान लो मैंने यही लिखी, इसका मैं आपको बताता हूं कि इसका कोफैक्टर और ये जो सेम आपके पास एक डिटरमिनेंट दिया गया है, इसका आपको कोफैक्टर निकालना है। मान लो मेरे को A1 का कोफैक्टर निकालना है, A1 का कोफैक्टर निकालना है, यानी A11 पहली पंक्ति है और पहला ही स्तंभ है ये। तो इसका जब हम अपने कोफैक्टर निकालेंगे A1 का, तो आपके पास जो आएगा, जो वैल्यू आएगी वो कोफैक्टर की वो आएगी, पहले लिखते हैं -1, m प्लस n लगाते हैं, यहाँ पे m प्लस n लगाते हैं, तो m की जगह पंक्ति है, n का मतलब स्तंभ है, तो पंक्ति कौन सी है, पहली है, और स्तंभ भी कौन सा है, पहला है। तो अब जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, इसको छोड़ देंगे, पहले ले रहे हैं तो ये स्तंभ छोड़ देंगे, ये पंक्ति जो बचेगा वो वेरिएबल आ जाएंगे आपके पास, ये लिख लेंगे अपने। तो इस टाइप से A11 का निकाल देंगे। इसी प्रकार अगर मैं आपको पूछूं, प्रत्येक का निकालना पड़ता है, किसके लिए, एडजॉइंट के लिए। तो लेकिन आपको पर्टिकुलर पूछ ले कि जैसे मान लो आपको इसका पूछ लिया,
इसमें 3 का कोफैक्टर बताइए आप, 3 का कोफैक्टर बताना है आपको, अलग से भी पूछ सकता है ये 3 का कोफैक्टर बताइए। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लिखेंगे -1। अब m प्लस n लगाते हैं यहाँ पे। पहले देखते हैं कि इसको अपने क्या लिख सकते हैं। ये जो मैट्रिक्स जा रही है आपके पास, इस 3 का कोफैक्टर निकालना है, तो ये कौन से पंक्ति के अंदर और कौन से स्तंभ के अंदर आ रहा है। तो ये तीसरी तो पंक्ति है, पहले पंक्ति लिखा जाता है तो तीसरी पंक्ति, और दूसरा स्तंभ है ये, तो दूसरा स्तंभ है तो A32 लिखा है इसको। अब इसको हल करने के लिए -1 लगाएंगे यहाँ पे अपने, -1 लगाया। अब ऊपर होता है m प्लस n, m की वैल्यू कितनी आ रही है 3 प्लस n की वैल्यू कितनी आ रही है 2। अब जो डिटर्मिनेंट आएगा आपके पास उसकी बात करते हैं हमने। डिटर्मिनेंट क्या आएगा आपके पास, तो 3 का ये स्तंभ छोड़ देंगे, ये पंक्ति छोड़ देंगे, 6 4 2 7, तो 6 4 2 7। तो इसको हल करूंगा मैं, अगर तो इसको हल करूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, ऊपर 5 है, जब भी ओड पावर आएगी ऊपर तो वो माइनस को ही शो करेगा। तो ये माइनस है तो -1 की 5, तो वापस -1 का मतलब है कि उसको 5 बार आपने मल्टीप्लाई किया तो वापस क्या आ गया आपके पास, माइनस आ गया। और ये जो मैट्रिक्स है आपके, ये जो डिटर्मिनेंट है 2 × 2 का, इसको सोल्व करना है आपने। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 42 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा -8। तो इसको सोल्व कर देंगे तो 42 में से 8 जाएगा, जब बचेगा आपके पास 34, और ये बचेगा बार माइनस है तो माइनस का। तो इस टाइप से आप प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हो। तो आपको क्या ध्यान रखना होगा, एक तो उस पंक्ति के बारे में ध्यान रखना होगा, एक उस स्तंभ के बारे में ध्यान रखना होगा। -1 अपनी तरफ से लगाते हैं, यानी अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं मैं तो कोफैक्टर निकालने का, तो कोफैक्टर निकालने का मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो -1 m प्लस n इंटू उपसारणिक, ये फॉर्मूला बन सकता है कोफैक्टर निकालने का। जिस भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालो उसमें -1 पंक्ति देखो, स्तंभ देखो, इनटू उसकी उपसारणिक देखो, और उपसारणिक आपने सीख ली उसको कैसे बनाते हैं। उपसारणिक को जो वेरिएबल की उपसारणिक बनाई जाती है उसका पंक्ति छोड़ देते हैं, उसका स्तंभ छोड़ देते हैं, जो वेरिएबल बचते हैं आपके पास उनको लिखा जाता है उपसारणिक के रूप में। तो ये फॉर्मूला होता है कोफैक्टर निकालने का। अब पढ़ते हैं, अपने कोफैक्टर के बारे में बात कर ली अपने, उपसारणिक के बारे में बात कर ली, और डिटर्मिनेंट यानी सारणिक के बारे में बात कर ली। अब पढ़ते हैं सारणिक जो होती है, डिटर्मिनेंट होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी विशेषताएं, उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे सारणिक की, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सारणिक की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की अगर बात करें अपने, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो डिटर्मिनेंट की, ये प्रॉपर्टी क्यों जरूरी है, जब क्वेश्चन करेंगे तो वो प्रॉपर्टी इसमें काम आएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ सारणिक की विशेषताएं क्या क्या, सारणिक जो होती है, डिटर्मिनेंट जो होता है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है। तो जो पहली प्रॉपर्टी के बारे में मैं अगर बात करूं तो वो, अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, जैसे मैंने लिखा A1 A2 ये 0, ये B1 B2 ये 0, ये C1 ये C2 ये 0, या मैंने लिखा और लिखा 0 0 0 B1 B2 B3 C1 C2 C3। पहली विशेषता ये रखती है सारणिक कि अगर किसी पंक्ति में 3 0 आ जाए या स्तंभ पूरा 0 हो जाए, या तो पंक्ति पूरी 0 हो जाए या स्तंभ पूरा 0 हो जाए, तो उस जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है वो हमेशा ही क्या आती है, 0 आती है। उसको हल करने की जरूरत नहीं है, अगर हल करते हो तो भी करके देख लीजिएगा, वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो अगर इसमें बात करें तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी,
तो ये प्रॉपर्टीज होती है पहली प्रॉपर्टीज कि जब भी पंक्ति या स्तंभ के अंदर जीरो आए वैल्यू, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आती है। दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज आपको कहती है, जैसे A1 लिखा, A2 लिखा, A3 लिखा, B1 लिखा, B2 लिखा, B3 लिखा, C1 लिखा, C2 लिखा, C3 लिखा। अगर इस टाइप की मैंने अगर कोई डिटरमिनेंट है, तो अगर मैं उसको चेंज करता हूं, ये जो स्तंभ है, ये स्तंभ है, ये स्तंभ है, अगर मैं इसको पंक्ति बना दूं, स्तंभ को क्या बना दूं मैं, पंक्ति बना दूं, तो ये जो स्तंभ है मेरे पास A1 A2 A3, इसको मैंने क्या बनाया, पंक्ति बनाया, यानी रो बना दिया मैंने इसको। और B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसको मैंने क्या बना दिया, स्तंभ को मैंने क्या बना दिया, पंक्ति के रूप में लिख दिया। तो सारणिक का जो मान होगा, सारणिक का जो मान होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी बराबर आएगी वैल्यू। दोबारा सुनिए, अगर स्तंभ हो या पंक्ति हो, पंक्ति होगी उसको स्तंभ में बदल दूंगा, स्तंभ होगा उसको पंक्ति में अगर मैं लिखूं, तो मेरे पास जो सारणिक की जो वैल्यू आएगी वो दोनों की क्या आएगी, बराबर आएगी। तो इस टाइप से दूसरी प्रॉपर्टीज ये कहती है आपको। तीसरी अगर प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बात करूं, तीसरी जो अगर प्रॉपर्टीज के बारे में अपने बात करें, तो तीसरी प्रॉपर्टीज क्या कहती है, डिटरमिनेंट की। ये प्रॉपर्टी ये कहती है, तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं मैं, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यदि अगर मैं इसकी बात करूं तीसरी प्रॉपर्टी की, अगर मैं स्तंभ को चेंज कर देता हूं, दो स्तंभों को आपस में मैं चेंज कर देता हूं, यानी मान लेते मैं B1 यहां लिखूं, B2 यहां लिखूं, B3 यहां लिखूं, फिर A1 को यहां लिख दूं, और A2 को यहां लिखें, और A3 को यहां लिखें, और C1 C2 ये तो सेम रहेगा। अगर मैं दो स्तंभों को आपस में चेंज करता हूं या दो पंक्तियों को आपस में चेंज करता हूं, तब मेरे पास क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, यानी ये जो मैट्रिक्स थी वो थी A, और जब ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो -A बनेगी मेरे पास। तो इस टाइप से आपने देखा कि वहां सिर्फ माइनस का फर्क आएगा, सिर्फ माइनस का फर्क आएगा। यदि मैं इस टाइप से इस मैट्रिक्स को लिखूं कि मैं इसको ऊपर लिख दूं, पंक्तियों को आपस में चेंज कर दें अपने, ये तो स्तंभों को चेंज किया था आपने, अगर मैं पंक्तियों को चेंज कर दूं, यानी ये पंक्ति मैं ऊपर लिख दूं A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 और C3, तब भी क्या आएगा मेरे पास, -12 आ जाएगा। तो कहने का मीन्स ये है कि यदि दो पंक्तियों को आपस में चेंज करते हो, दो स्तंभों को आपस में चेंज करते हो, तो हमेशा ही वो माइनस को बाहर दिखाता है। यानी कहने का मीन्स ये है कि संख्यात्मक मान तो उसका वही रहता है, लेकिन चिन्ह बदल जाते हैं। संख्यात्मक मान इसका जितना आएगा, मान लो इसका 4 आ रहा है तो इसका भी 4 ही आएगा, लेकिन बात इतनी है कि चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये फर्क है बस। तो ये होगी आपके पास तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी आपको कहती है कि यदि आपके, जैसे मान लो मैंने लिखा 3 4 5 5 6 7 3 4 5, चौथी प्रॉपर्टी आपको यह कहती है कि अगर कोई डिटरमिनेंट के अंदर या तो दो पंक्ति समान आ जाए, या तो दो पंक्ति समान आ जाए या स्तंभ समान आ जाए दो, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कैसे, इसमें देखते हैं अपने, तो दो आपके पास
स्तंभ सेम है, एक तो ये सेम आ रहा है आपके पास और एक ये सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, दो स्तंभ यानी दो कॉलम समान है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 होती है। यदि दो पंक्ति आ जाए बराबर आ जाए, जैसे इस टाइप से लिख दिया मैंने, इस टाइप से लिख दिया, तो इसमें क्या है, दो पंक्ति समान है मेरे पास, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट को आप सोल्व करोगे तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आने वाली है। आप चेक करके भी देख सकते हो, क्योंकि डिटरमिनेंट को सोल्व करने में मैंने आपको बता दिया है, उसको चेक करोगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही मिलेगी। ये तो थी चौथी प्रॉपर्टी। और पांचवी अगर प्रॉपर्टी के बारे में अपने बात करें तो पांचवी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपके पास, यदि आपको इस टाइप से कोई मैट्रिक्स दी जाती है 3a1 3b1 3c1, ये आ जाएगा a2 a3 b1 b2 c1 c2। अगर कोई कांस्टेंट आता है मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के साथ, ये 3 जो आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर अपने इसको लिखना चाहें तो 3 में बार ले सकता हूं और ये जो बनेगी मेरे पास a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3, इस टाइप से मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी डिटरमिनेंट। क्योंकि एक पंक्ति या एक स्तंभ से हमेशा ही एक वैल्यू बाहर निकालोगे, ऐसे नहीं है कि यहाँ से 3 निकाल दिया, यहाँ से भी 3 निकालोगे, यहाँ से, ये तो फिर 27 हो जाएगा। नहीं, जब भी डिटरमिनेंट से एक पंक्ति या एक स्तंभ में से एक ही वैल्यू बाहर निकलती है। इससे तो आपने क्यों नहीं निकाली, इससे तो 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 1 नहीं आएगा, इससे भी 1 निकल सकता था, लेकिन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 3 आएगा। जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा 3a1 3a2 3a3 b1 b2 b3, फिर लिखा 5c1 5c2 5c3। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या लिखा जाएगा, आपको मैंने बताया अगर किसी के साथ कांस्टेंट लगा है डिटरमिनेंट के अंदर तो उसको हटाने के लिए या उसको बाहर करने के लिए अपने क्या करेंगे, इस स्तंभ में देखेंगे तीनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, यानी 3 3 3, तो यहां से तो 3 आ जाएगा बाहर। इसके अंदर से क्या आएगा बाहर 1 1 1, तो 1 ले सकेंगे, तो 1 लेंगे तो वापस 1 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रकम आ जाएगी आपके पास। अब बात करते हैं अपने सी के साथ जो है वो 5 लिखा हुआ है, तो 5 यहाँ से बाहर आएगा, तो डिटरमिनेंट के अंदर जो बचेगा वैल्यू वो बचेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। इस टाइप से आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है, इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है। ये तो थी पांचवी प्रॉपर्टी आपके पास। अब करते हैं छठी प्रॉपर्टी के बारे में बात। जो छठी प्रॉपर्टी होती है वो आपको क्या कहती है, वो कहती है कि अगर मैट्रिक्स के या अगर डिटरमिनेंट के अंदर जोड़ आ जाए, आपके पास जोड़ करना हो डिटरमिनेंट को इस टाइप से आपको, तो उसको कैसे लिखेंगे अपने, ये आपको एक डिटरमिनेंट दे रखी है, इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं। छठी प्रॉपर्टी कहती है कि जब ये प्लस में है तो मैं इसको अलग अलग लिखा जा सकता है मैट्रिक्स के रूप में। तो मैं लिखता हूं 13 13 13 4 5 6 3 4 5, फिर जो बाकी बच गई यानी प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब ये मैट्रिक्स लिख देंगे अपने 3 4 5, फिर लिखेंगे 4 5 6, फिर लिखेंगे 3 4 5। इस टाइप से अगर कोई डिटरमिनेंट के अंदर क्या है प्लस है तो उसको अपने इस टाइप से लिख सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी हुई वो हुई 6 नंबर प्रॉपर्टी आपके पास। तो इस प्रकार देखा सारणी की आपने विशेषताएं पढ़ी, 6 विशेषताएं थी, इसकी मेन विशेषताएं थी जो आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगी। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।
क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। ये एक सारणी दे रखी है आपको, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी आएगी। तो सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट पहले 48 छोड़ दोगे, फिर 3 छोड़ देंगे, फिर 6 छोड़ देंगे, फिर इनका उपसार निकलेंगे, उस टाइप से कर सकते हो। लेकिन जब अपनों ने क्या कर दिया, विशेषताएं पढ़ी है, गुणधर्म पढ़े हैं, किसके डिटरमिनेंट के गुणधर्म पढ़े थे आपने, तो सबसे पहले मैंने आपको इसमें से एक गुणधर्म बताया था कि इस दो डिटरमिनेंट को इजी करने के लिए जो विशेषताएं होती है वो कई बार डायरेक्ट काम में ली जाती है। हालांकि सोल्व करने को डिटरमिनेंट वैसे भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन इसको अगर विशेषताओं के रूप में अगर देखें तो यहाँ 48 है, यहाँ 88 है और यहाँ 72 है। अगर यहाँ से मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ मैट्रिक्स, अगर डिटरमिनेंट से मैंने 8 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो मेरे पास बचेगा 6, 11 और 9, 3, 5, 6, 11 और 9। आपको मैंने बताया था एक पंक्ति या एक स्तंभ में से एक ही वैल्यू बाहर जाती है, तो वो वैल्यू थी 8। यहाँ से कॉमन था तो यहाँ से 8 कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन लिया तो मेरे पास ये डिटरमिनेंट बच गया। अब ये बच गया तो मैं देखूंगा ये स्तंभ और ये स्तंभ दोनों समान आ रहे हैं, यानी ये कॉलम और ये कॉलम दोनों मेरे पास समान है। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो डायरेक्ट क्या होती है, 0 होती है। ये विशेषता मैंने आपको बताई थी कि जब भी दो कॉलम समान आ जाए, जब भी दो पंक्ति समान आ जाए, तो उसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इसको इजी टाइम में आपने सोल्व कर दिया और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। इस टाइप से कुछ क्वेश्चनों के अंदर गुणधर्म यूज होते हैं, वो डायरेक्ट गुणधर्म अपने लगाते हैं। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्वेश्चन दिया गया है, शो करना है आपको, प्रूफ करना है कि अगर आप इसको हल करो तो आपके पास 4xyz आना चाहिए। आप इसको हल करो तो आपके पास 4xyz आना चाहिए। तब मैं अगर इसको हल करने के लिए मेरे पास, अगर आपको कभी प्रूफ करना हो, कुछ भी आए आपके पास, यहाँ ABC आए, XYZ आए, और ये कुछ चीज प्रूफ करवाना चाह रहा हो आपसे, तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि जो डिटरमिनेंट होता है उसके अंदर कम से कम 2 जीरो करनी पड़ेगी। आपको कम से कम 2 जीरो करनी पड़ेगी, तभी ये प्रूफ हो पाएगा, वरना ये प्रूफ नहीं हो पाएगा। अब जो 2 जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो पंक्ति में से पंक्ति को घटाइए, या पंक्ति पंक्ति को जोड़िए, या स्तंभ स्तंभ को जोड़िए, तो कैसे भी उसको जीरो करनी है आपको। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसको अगर करने की, तो मैं, अब मेरे पास ये 0 नहीं है, कम से कम 2 जीरो करनी है इसको, क्योंकि ये शो करना है आपको कि ये आना चाहिए, तो 2 जीरो करनी पड़ेगी। ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 तो करनी पड़ेगी। तो 2 जीरो मैं मानता हूं कि अगर मैं इसको लिखूं इस टाइप से, ये जो मेरे पास मैट्रिक्स, ये जो डिटरमिनेंट बनेगी, इसमें से मैं ये घटा देता हूं, इसमें से ये वैल्यू घटाएंगे तो ये तो x आ जाएगा, ये y आ जाएगा, ये z आ जाएगा। अब इसमें से मैं ये घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये जोड़ देता हूं मैं, इनको जोड़ देता हूं मैं, तो मेरे पास ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और इसको जोड़ूं तो मैं 2z हो जाएगा। यानी मैंने लिखा कि जो R2 पंक्ति है उसमें मैंने R1 प्लस में R2 को जोड़ दिया। R2 का मतलब है रो, दूसरी रो, उसमें पहली रो और प्लस दूसरी रो को मैंने जोड़ा तो मेरे पास ये वैल्यू मिली, R2 मिला मेरे को। फिर मैंने बात की अब तीसरी की, कम से कम 2 जीरो होनी चाहिए, तो 1 जीरो तो मिल गई आपको, वो भी पंक्ति या स्तंभ में होनी चाहिए, पंक्ति या स्तंभ में कम से कम 2 जीरो होनी चाहिए। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें मैं अगर इसको तीसरी को पहली को और तीसरी में जोड़ दूं तो R3 में मैं क्या करता हूं, R1 को जोड़ देता हूं और R3 को जोड़ देता हूं। इन दोनों को अगर मैं पंक्तियों को जोड़ दूं तो मेरे पास R3 आ जाएगा, जोड़ूंगा तो ये मेरे पास 0 आ जाएगी, इसको जोड़ूंगा तो ये भी 0 आ जाएगी, और इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास 2z आ जाएगा। तो मैंने इस प्रकार मेरे को कम से कम पंक्ति या स्तंभ के अंदर 2 जीरो मिल चुकी है। ये मिल गई मेरे को 2 जीरो, और पंक्ति में देखें तो ये मिल गई, चाहे पंक्ति हो चाहे स्तंभ हो 2 जीरो आनी चाहिए। तो मेरे पास इसमें देख लें तो 2 जीरो डायरेक्ट आ रही है मेरे पास। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं, इस डिटरमिनेंट को अगर मैं सोल्व करूं तो x की वैल्यू निकालता हूं सबसे पहले। तो x की निकालूंगा तो मेरे पास डिटरमिनेंट आएगा यहाँ, तो मेरे पास क्या आएगा, x की जो स्तंभ छोड़ देंगे, पंक्ति छोड़ देंगे, आपके पास ये बचेगा, तो 2y
2y 2z 0 और 2z। अब इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो डिटरमिनेंट को 2 इंटू 2 का जो डिटरमिनेंट होता है उसको सोल्व करते हैं तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4yz, ये तो 0 हो जाएगा। अब मेरे पास इसको लिखूं मैं तो 4xyz, यही आपको प्रूफ करना था। तो इस टाइप से आपने देखा कि आपने एक क्वेश्चन दिया हुआ था डिटरमिनेंट, उसको सोल्व करना हो तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, चाहे पंक्ति पंक्ति को जोड़ो चाहे स्तंभ स्तंभ को जोड़ो, कम से कम पंक्ति या स्तंभ में 2 जीरो आनी चाहिए। जब भी आपके पास सिद्ध करने का क्वेश्चन आए डिटरमिनेंट में तो कम से कम आपके पास 2 जीरो होनी चाहिए, और वो जीरो बनाने के लिए या तो पंक्ति पंक्ति को जोड़ो या स्तंभ स्तंभ को जोड़ो, जैसे भी जीरो आए उसको करो आप। तो इस टाइप से आपने देखा, अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर के अंदर आता है तो आप इस टाइप से करोगे। अगर ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में दिखाई दे, 1 नंबर में दिखाई दे आपको, या न्यू टाइप के अंदर ये क्वेश्चन आए तो उसको कैसे हल करोगे, तो वहां वो ऑप्शन बना के देगा आपको कि आपने क्या करना है उसको सोल्व करने के लिए। इजी रूप में अगर इसको सोल्व करना हो तो आपसे वो कैसे निकलवा सकता है क्वेश्चन की। अगर मैं बात करूं कि ये क्वेश्चन है आपके पास, इसके अंदर वो ऑप्शन देगा आपको कि ये जो वैल्यू है अगर इसको अपने प्रूफ करें तो ये किसके इक्वल आएगी वैल्यू, 4xyz की आएगी, 3xyz की आएगी, या 2xyz की आएगी, या x² प्लस y² प्लस z² प्लस में 2xyz की आएगी। ऐसे क्वेश्चन बना के दे सकता है कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये ऑप्शन 4 हो गया, कौन सा सही है इसमें से। तो इसको चेक करने के लिए अपने क्या करते हैं, x की जगह तो क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, y की जगह 2 पुट करेंगे और z की जगह 3 पुट करेंगे। इसके अंदर पुट करेंगे अपने, और पुट करने के बाद में इसको हल करेंगे, यानी x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 2 किया और z की जगह 3 किया, फिर -1 फिर 2 फिर 3 फिर -1 -2 फिर 3। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके देखना है अपने को। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो भी आएगी वो वैल्यू इसके अंदर रख के देखो। अब अगर मैं x y z की वैल्यू इसके अंदर रख के देखता हूं और इसके अंदर रख दी आपने, दोनों की वैल्यू क्या बराबर आ रही है। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है वो ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो कैसे देखते हैं, पहले मैं अगर इसको सोल्व करता हूं तो मैं 1 को छोड़ता हूं, फिर मैंने क्या किया 1 को छोड़ा तो ये छूट गया, तो 6 माइनस माइनस के क्या हो गए प्लस के 6, फिर प्लस का लेता हूं 2, ये छोड़ देता हूं ये छोड़ देता हूं, मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे तो -3 और प्लस का 3 ये 0 हो जाएगा, और प्लस का 3 लेंगे अपने तो इसको छोड़ देता हूं और इसको छोड़ देता हूं तो माइनस माइनस प्लस का 2 फिर माइनस माइनस प्लस का 2, तो इसको अगर हल करूं तो ये 12 आ जाएगा मेरे पास, ये 0 हो जाएगा और ये 4 ये 12 आ जाएगा, यानी 24 आ रहा है मेरे पास। इसकी जो वैल्यू है मैंने x y z की वैल्यू इस डिटरमिनेंट के अंदर रखी 1 2 3 तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 24। अगर मैं इसके अंदर सोल्व करूं तो x की वैल्यू मेरे पास देखूं मैं 4, x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू मैंने 2 रखी और z की वैल्यू मैंने 3 रखी। अगर देखूं तो 3 गुना 6 6 चौके 24, 24 इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है आपका। तो दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, जो पूछे ऑप्शन में और जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, तभी वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस टाइप से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।